नमस्कार विद्यार्थियों, आईडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक अर्थशास्त्र का प्रथम अध्याय पालमपुर गांव की कहानी। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी उत्पादन के संगठन की, तो आपने यदि वे वीडियो नहीं देखी हैं तो उन वीडियो को अवश्य देखिए। तो एक बार रिकैप लेते हैं कि हमने उत्पादन के संगठन में क्या पढ़ा था। जब हमने बात की थी कि उत्पादन का संगठन कैसे होता है, तो उसमें हमने जाना कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। वे 4 चीज़ें क्या हैं? पहला है भूमि। हमें एक जगह की आवश्यकता है, कई प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता है। दूसरा है श्रम, अर्थात कार्य करना। इसमें कुछ ऐसे कार्य भी आ सकते हैं जिनके लिए अधिक पढ़ाई चाहिए हो, और कुछ ऐसे भी कार्य आ सकते हैं जिनके लिए बल की आवश्यकता होती है। तीसरा था भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी के 2 प्रकार हमने देखे थे, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी के अंदर औजार, मशीन, भवन आदि चीज़ें आती हैं जो समय के साथ समाप्त नहीं होती हैं। वहीं कार्यशील पूंजी में कच्चा माल व नकद मुद्रा आता है जो उत्पादन के दौरान समाप्त होता चला जाता है। और जो चौथी पूंजी हमने देखी थी वह थी मानव पूंजी, अर्थात मानव द्वारा भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी का अपने ज्ञान से प्रयोग करना। भूमि, श्रम व पूंजी को साथ मिलाकर उत्पादन के कारक कहा जाता है। चलिए आज शुरू करते हैं पालमपुर में खेती की बात। तो हमने पालमपुर के बारे में तो बहुत कुछ जाना, कैसा है गांव, वहाँ की सुविधाएं क्या क्या हैं, वहाँ पर कितने परिवार रहते हैं। आज हम जानेंगे वहाँ पर उत्पादन में खेती कैसी है। पालमपुर में भूमि स्थिर है, अर्थात भूमि सीमित है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। तो पालमपुर में काम करने वाले लोगों का 75% खेती में लगा है। तो मान लीजिए यदि ये कुल लोग हैं जो पालमपुर में कार्य करते हैं, तो उनमें से इतना हिस्सा खेती में जुड़ा है। तो आप देख सकते हैं बस थोड़ा सा हिस्सा है जो 25% लोगों का हिस्सा है, वे गैर कृषि गतिविधियों से जुड़े हैं, जबकि 75% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। इन सभी लोगों का हित इसी में है कि खेतों में अच्छा उत्पादन हो। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई भी है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर है। तो पालमपुर में क्या है, जितना भी क्षेत्र, जितनी भी भूमि खेती के लिए है, उपजाऊ है, वह स्थिर है, उसकी एक सीमा है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। तो यहाँ गौर करने की बात है कि 1960 से लगभग 70 साल हो गए, फिर भी पालमपुर में जुताई के अंतर्गत जो भूमि क्षेत्र है वह बड़ा नहीं है। जितना 1960 में हिस्सा था खेती के लिए, उतना ही आज भी है।
उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। तो 1960 से पहले गांव की कुछ बंजर भूमि रही होगी, उस भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया, जिससे कृषि के लिए अधिक भूमि आई। परंतु 1960 के बाद उस भूमि क्षेत्र में और बढ़ोतरी नहीं हुई। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई और गुंजाइश नहीं है। तो यह मुख्य बात क्या है कि वर्ष 1960 से आज तक कृषि क्षेत्र नहीं बढ़ा है। जितना 1960 में था उतना ही आज है। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। तो जितनी भी नई भूमि आई है उसे हम और नहीं बढ़ा सकते। 1960 तक जितना विस्तार हो सकता था उतना हो गया। अब पालमपुर में ऐसी हालत नहीं है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि अधिक आए। तो अभी हमने देखा था कि भूमि उत्पादन के कारकों में से एक है और पालमपुर में अब भूमि क्या है, सीमित हो गई है। हम भूमि को और नहीं बढ़ा सकते। अब भूमि नहीं बढ़ा सकते तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा? ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात सामने आई। तो पालमपुर के किसानों ने इसका एक इलाज उन्होंने खोज निकाला। देखते हैं। उससे पहले एक और खास बात यहाँ ये आपको ध्यान रखनी है, ये आपके सीख के लिए काफ़ी आवश्यक है कि भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। तो हम जब साधारण वस्तुएं मापते हैं तो किस में मापते हैं? मीटर स्क्वायर में, कितने मीटर स्क्वायर है। परंतु जब भूमि बड़े बड़े हिस्से, बड़ी बड़ी ज़मीनों को नापते हैं तब हेक्टेयर में मापा जाता है। यद्यपि गांव में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है, परंतु मुख्य तौर पर बड़े लेवल पर हेक्टेयर का प्रयोग किया जाता है। एक हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप एक हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक हेक्टेयर मैदान का छोटा रूप दिखाया गया है। एक हेक्टेयर मैदान होगा एक चौकोर जिसकी दोनों भुजाएं 100 मीटर की हों, 100 मीटर की लंबाई, 100 मीटर की चौड़ाई का चतुर्भुज, एक चौकोर, यह हुआ एक हेक्टेयर। तो आपसे यह प्रश्न है कि आप अपने स्कूल के मैदान के क्षेत्रफल और एक हेक्टेयर को मापिए। आप देखिए कि आपके विद्यालय का मैदान कितना बड़ा है या हेक्टेयर में कितने हेक्टेयर है। दूसरा पॉइंट यहाँ आता है कि क्या उस भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पालमपुर के लोगों ने एक अच्छा तरीका निकाला है सीमित भूमि से भी अधिक लाभ पाने का। चलिए देखते हैं। यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। तो जैसी जैसी सुविधाएं पालमपुर में हैं, कैसी सुविधाएं हैं? वहाँ बिजली है, भूमि है, भूमि सीमित हो गई है लेकिन फिर भी भूमि है, और मुख्य उत्पादन क्रिया क्या है? कृषि है। इन सब को देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के किसी पश्चिमी भाग के गांव से मिलता जुलता लगता है। तो ये उत्तर प्रदेश का नक्शा है, इसमें पश्चिमी भाग ये हिस्से हुए। ये जो आप देख सकते हैं आगरा पुलिस जोन, बरेली पुलिस जोन, मेरठ पुलिस जोन और ये कानपुर पुलिस जोन,
ये जो 4 हिस्से हैं ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के हिस्से माने जाते हैं। तो पालमपुर कुछ इन हिस्सों में मिलते जुलते गांव से बनाया हुआ है। ये जो काल्पनिक गांव है इसे आप हिमाचल प्रदेश में जो वास्तव में पालमपुर नामक गांव है उससे अलग समझिए कि यह जो पालमपुर जिसकी हम बात कर रहे हैं वह एक काल्पनिक गांव है, परंतु यहाँ की सुविधाएं ऐसी हैं कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों से मिलता जुलता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। जहाँ तक भूमि है, जहाँ जहाँ खेती हो सकती है वहाँ खेती की जाती है। बरसात के मौसम खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। तो ये जो बरसात का मौसम आता है, जुलाई अगस्त सितंबर का जो महीना रहता है, इसकी फसल को क्या बोलते हैं? खरीफ फसल बोलते हैं। और किसान इसमें क्या उगाते हैं? ज्वार और बाजरा। तो किसान इस बरसात के मौसम में जमीन में ज्वार व बाजरा उगाते हैं। और क्या प्रयोग होता है? इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो जो ज्वार और बाजरा बनी इसको पशुओं को खिलाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। तो जब अक्टूबर और दिसंबर का माह आता है, जब ज्वार व बाजरे की फसल कट जाती है, तब आलू की खेती की जाती है। और सर्दी के मौसम में अर्थात रबी, जो सर्दी की फसल होती है उसे क्या बोलते हैं? रबी फसल। तो रबी फसल में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। तो जो बरसात का मौसम हुआ उसमें क्या हुआ? ज्वार और बाजरा। अक्टूबर दिसंबर में आलू। और सर्दी की जो फसल है, रबी फसल है, वो क्या है? गेहूं पालमपुर में उगाई जाती है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। तो जो गेहूं की फसल होती है उससे अपने परिवार के लिए जितना गेहूं आवश्यक है वे किसान बचा लेते हैं, और उसके बाद जो ज़्यादा गेहूं बचता है उसका क्या करते हैं? रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। तो जो गेहूं की फसल हुई उसमें अपने लायक फसल बचाने के बाद शेष फसल है उसे रायगंज में बेच दिया जाता है। और कुछ हिस्से में गन्ने की भी फसल है जिसकी साल में एक बार कटाई होती है, और वह गन्ना कहाँ जाता है? या तो कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर में बेच दिया जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें पैदा करते हैं। अभी हमने देखा क्या थी? एक बार खरीफ फसल, फिर आलू और फिर रबी फसल। पर ये 3 अलग अलग फसलें कैसे पैदा कर लेते हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई थी, तो गांव में बिजली थी, और उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई करते थे। तो पहले क्या था? पहले वहाँ कुएं थे और इन कुओं से पानी खींच खींच कर निकालना पड़ता था, फिर सिंचाई की जाती थी। पर बाद में क्या हुआ? बाद में पालमपुर में बिजली आ गई और लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। तो बिजली के जो नलकूप थे उनका क्या फ़ायदा हुआ? एक तो अधिक क्षेत्र की सिंचाई हो सकती है और वो भी काफ़ी जल्दी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे। तो क्या हुआ? पहले
ये कुएं थे, और फिर जब बिजली आ गई तो इलेक्ट्रिक मोटर लग गई, नलकूप लग गए। प्रारंभ में कुछ नलकूप तो सरकार ने लगवाए, परंतु जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। तो 1960 तक जितनी भी जमीन बढ़नी थी वह बढ़ गई, और 1970 में क्या हुआ? 1970 में जब बिजली आ चुकी थी तो 1970 के दशक के मध्य में लगभग 1975 या 77 तक में 200 हेक्टेयर का जो क्षेत्रफल है पालमपुर का, उस पूरे क्षेत्रफल में जितनी भी फसल है उसकी सिंचाई नलकूप से होने लगी। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदियों मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। तो अच्छी सिंचाई कहाँ हो पाती है? या तो वे मैदान जो नदी के आसपास हैं, वहाँ नदी के पानी से अच्छी सिंचाई होती है, या वे मैदान जो तटीय क्षेत्रों में हैं वहाँ अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों में, जैसे दक्षिणी पठार में, वहाँ सिंचाई काफ़ी कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर रहती है। तो यहाँ ये जो मुख्य बिंदु है वह यह है, आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई हो पाती है। तो कुल 60% से अधिक क्षेत्र सिंचाई नहीं प्राप्त कर पाता, और जो बचे जो क्षेत्र हैं 40% में तो सिंचाई हो रही है, नलकूप हैं। जो 60% से अधिक क्षेत्र हैं वहाँ सिंचाई किस पर निर्भर है? वह सिंचाई वर्षा पर निर्भर है। वर्षा होगी तो सिंचाई होगी, अगर वर्षा नहीं हुई तो सूखा पड़ जाएगा, फसल बर्बाद हो सकती है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। तो पालमपुर के लोगों ने क्या किया है? उन्होंने बहुविध फसल प्रणाली को अपनाया है। इससे क्या करते हैं? वो एक वर्ष में एक ही भूमि पर 2 से 3 बार फसल उगाते हैं। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। तो पालमपुर में जो किसान हैं वो क्या करते हैं? कम से कम 2 मुख्य फसलें हर साल पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। तो 2 फसल तो हर वर्ष हर किसान उगाता ही है, परंतु कई लोग करीब 15-20 वर्षों से आलू की फसल एक तीसरी फसल के रूप में उपजा रहे हैं। तो पालमपुर के किसानों ने बहुविध फसल प्रणाली को अपनाया है। तो ये था पालमपुर में फसल के बारे में कि वहाँ की भूमि स्थिर है, फिर भी लोगों ने फसल कैसे अधिक बढ़ाई है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि पालमपुर में कितनी कितनी फसल है, वहाँ हरित क्रांति का क्या असर पड़ा, और वहाँ की फसलें कैसी हैं, कितना क्षेत्रफल में कितनी पैदावार है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लगातार वीडियोस मिलती रहेंगी, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिले। साथ ही आप हमारी वेबसाइट idclasses.com पर जा सकते हैं, जहां आपको सभी पाठों के नोट्स मिल जाएंगे। धन्यवाद।